हेलो स्टूडेंट। आज फिर आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मेरे आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की लागत। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसे फ़ंड की नीड होती है और वो अपना फ़ंड का जो कलेक्शन करती है मोस्टली कंपनीज वो 4 सोर्सेज से किया करती है। पहला सोर्सेज होता है डेब्ट कैपिटल, दूसरा होता है प्रीफरेंस कैपिटल और तीसरा होता है आपका इक्विटी कैपिटल और फोर्थ होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। इन 4 सोर्सेज से कंपनी अपनी सारी कैपिटल कलेक्ट करती है और इस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद जो इनकम हुआ करती है, सारी एक्सपेंसेस करने के बाद जो इनकम रिमेनिंग इनकम रह जाएगी उन्हें इन्हीं सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि डेब्ट कैपिटल को देगी। और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से उनने पैसा कलेक्ट किया था तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को उस इनकम का कुछ पार्ट मिलेगा, इक्विटी कैपिटल को कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ रिटेन्ड अर्निंग भी। वैसे तो मोस्टली रिटेन्ड अर्निंग जो होता है विदाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सोर्सेज है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइम पर इसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि डिबेंचर्स से जो हमने फ़ंड कलेक्ट किया था उस फंड के यूज़ के बदले में एक कंपनी जितना भी पेमेंट डिबेंचर्स को करेगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स से हमने फ़ंड कलेक्ट किया था, इसके फंड को यूज करने के बदले में एक कंपनी जितना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करेगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। इक्विटी कैपिटल को जितना डिविडेंड पे करेगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर एज अ कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब कोई कंपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर जितनी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर होती है उसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है रेट ऑफ रिटर्न और दूसरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें कि अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और उस कंपनी से इन्वेस्टर को जितना उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के बदले में जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो उसकी रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगी। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन है उसने एक जगह पर पैसा ना लगाकर उसके बदले में कहीं दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बदले में जो उसे रिटर्न मिलता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, यानी कि सीधा सा अगर सिंपल सा मीनिंग समझे हम कि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा, अपनी अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर पर डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। तो जिस रेट पर उसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और मिला करता है वही क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी। अब बात यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लें, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहला आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि आपके पास डिबेंचर्स, प्रीफरेंस, इक्विटी, कई सोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं फ़ंड को कलेक्ट करने के। तो वो कंपैरिजन कर लेती है कि डिबेंचर से कॉस्ट, पैसा लेने से कॉस्ट कम पड़ रही है उसकी प्रीफरेंस शेयर से या इक्विटी शेयर से। पहला इंपॉर्टेंस उसके हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी जो फंड कलेक्ट करती है उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया करती है। अब अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर है और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कम है तो ऐसी कंडीशन में उसे फंड का कलेक्शन नहीं करना चाहिए और ना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उसे हेल्प मिलती है। स्टडी अबाउट एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करना चाह रहा, एक्सटेंशन का सीधा सा मतलब है कोई कंपनी है
वो ऑलरेडी पहले से रनिंग में है, वो एक नई मशीन परचेज़ करना चाह रही है, उसके लिए उसे 5 लाख रुपीज़ की नीड है। लेकिन उस 5 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करने से उसे जितना रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट उस फंड की कॉस्ट पे करनी पड़ रही। तो इट मीन्स उसे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अप्रीजल ऑफ फाइनेंशियल वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल वर्क है उसका अप्रीजल का मतलब वैल्यूएशन करने में हेल्पफुल होता है। ये इंपॉर्टेंस है इसका। क्या हेल्पफुल होता है कि टॉप मैनेजमेंट ने जो कैपिटल कलेक्ट करी है उसका रेट क्या है और जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम जा रही है, इट मीन्स वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही तो टॉप मैनेजमेंट का जो वर्क है वो सेटिस्फैक्ट्री है। इसके बाद आता है हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर में ये कैसे हेल्पफुल होता है आपको पता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि एक कंपनी में अगर 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हैं, अब 50 लाख रुपीज़ में कितना पोर्शन डिवेंचर्स का है, कितना पोर्शन प्रीफरेंस का है, कितना इक्विटी का है, कितना रिटेन्ड अर्निंग का, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनेटली अलग अलग डिवाइड कर दें अगर अलग अलग तो उसे हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हेल्पफुल है कि कौन से सोर्सेज का यूज़ किया जाए जिससे कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाए। तो जो सस्ता सोर्सेज होता है, अगर डिवेंचर्स से कम कॉस्ट पर पेमेंट मिल रहा है तो डिवेंचर्स का यूज़ करेंगे, प्रीफरेंस से कम पर प्रीफरेंस, इक्विटी से तो इक्विटी पर। इसके बाद आता है टैक्टफुल अलॉटमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज के अलॉटमेंट पर भी इसका इम्पोर्टेंस हुआ करता है इसके, क्योंकि जहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेशनल रिसोर्सेज को जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न है तो उस हिसाब से इसको हम अलॉट करेंगे। अदर यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अदर यूजेस का मतलब जैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ये हेल्पफुल है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। इसके बाद हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ, जैसा कि हमने यहाँ पर 4 सोर्सेज लिखे हैं। पहला सोर्सेज है आपका डेब्ट कैपिटल, दूसरा प्रीफरेंस, तीसरा इक्विटी और फोर्थ रिटेन्ड अर्निंग। सेम एज इट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सोर्सेज जो हमने लिया था वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब है जैसे कोई आपने बोरोइंग किया, लोन लिया या डिवेंचर्स होल्डर से पैसा लिया, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिस पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़े एज डिवेंचर्स एज लोन। तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब डिवेंचर्स यहाँ पर टू टाइप्स के मोस्टली हम पढ़ेंगे इसमें। एक तो होगा इरिडीमेबल डिवेंचर्स, एक रिडीमेबल डिवेंचर। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इरिडीमेबल डिवेंचर्स की कैलकुलेट करेंगे, फिर रिडीमेबल डिवेंचर्स की। इरिडीमेबल डिवेंचर्स वह डिवेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट कंपनी को कंपनी की लाइफ में डिवेंचर्स होल्डर्स को वापस ना करना पड़े, यानी कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तभी डिवेंचर्स का पेमेंट वापस किया जाएगा, उससे पहले कंपनी डिवेंचर्स होल्डर्स का पेमेंट रिटर्न नहीं करेगी। ऐसे डिवेंचर्स जो होते हैं वो इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला है KD, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू I/NP × 100। यहाँ पर इंडिकेट करेंगे KD का मीन्स होता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, I फॉर एनुअल इंटरेस्ट, NP फॉर नेट प्रोसीड्स। अब इसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है ये कि अ कंपनी हैज़ 10% परपेचुअल डेप्ट ऑफ ₹5 लाख, द टैक्स रेट इज़ 35% और डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स इफ डेप्ट इज़ इशूड। फर्स्ट ए पॉइंट दिया इसमें एट पार वैल्यू, बी पॉइंट दिया है एट 10% प्रीमियम और सी पॉइंट दिया है एट 5% डिस्काउंट। आपको पता है डिवेंचर्स जो इशू होते हैं वो पार वैल्यू पर भी इशू हो सकते हैं। पार वैल्यू का मतलब है 100 रुपीज़ का डिवेंचर्स को अगर 100 रुपीज़ में इशू करेंगे तो वो एट पार वैल्यू पर, अगर उसको डिवेंचर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करेंगे तो वो प्रीमियम कहलाएगा, फेस वैल्यू से कम पर इशू करेंगे तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स सबसे पहले बिफोर टैक्स निकालेंगे तो I/NP × 100।
तो आई यहाँ पर आई फॉर होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की रेट यहाँ पर जैसे दी हुई है 10%, तो यहाँ पर 10% का मतलब है 100 रुपीज़ पर 10, तो 100 रुपीज़ पर 10 एज इट ये 10 रख देंगे। एनपी का मतलब है एक डिवेंचर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, यहाँ पर टोटल डिवेंचर्स 5 लाख रुपीज़ के हैं। जब यहाँ पर टोटल डिवेंचर्स 5 लाख रुपीज़ के हैं, तो जब यहाँ पर हमने 10% लिया है, तो 10% का मतलब है 100 रुपीज़ पर 10, ठीक। तो यहाँ पर नेट प्रोसीड्स यानी कि डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू मान ली हमने, वो परसेंटेज 100 पर होती, इसलिए 100 मान ली, तो 100 इंटू 100 कर दिया तो 10% आ गया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5 लाख का 10% निकाल लें, 50,000 डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 50,000 और टोटल डिवेंचर्स यहाँ पर 5 लाख रख दीजिएगा, इंटू 100 कर लीजिएगा, तब भी वही बात होगी, तब भी 10% ही निकल के आएगा। ये डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट आया, ये बिफोर इंटरेस्ट आया। इसको आफ्टर करने के लिए हमने जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, और इंटू कर दें 1 माइनस टी, तो बिफोर निकल के आया था हमारा 10 यहाँ पर रख लिया, 1 माइनस 0.35, क्योंकि टैक्स की रेट है 35%, तो 35% का मतलब ये 100 पर 35 है, लेकिन हमको यहाँ पर 1 में से माइनस करना, जब 100 पर 35 होगा तो 1 रुपीज़ पर 0.35 हो जाएगा, तो 0.35 माइनस कर दिया, तो 10, अब यहाँ पर 10 तो यही था, 1 में से 0.35 माइनस करेंगे तो 0.65 आ जाएगा, ये निकल कर, इससे मल्टीपल कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जो आया वो 6.5% आ गई। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कितनी आ गई? 6.5%। अब सेकंड कंडीशन में आता ऐट 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम पर आई इज इक्वल टू, यानी कि इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगी 10, लेकिन यहाँ पर नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कंपनी को डिवेंचर्स को इशू करने पर जितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो जब प्रीमियम पर ये डिवेंचर्स इशू करेगी 100 रुपये, 100 रुपीज़ के डिवेंचर्स को 10% प्रीमियम पर, तो 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू मिलेगी, 10 रुपीज़ उसे प्रीमियम मिलेगा, टोटल एनपी हो गया 110 रुपीज़। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स यानी कि आई अपॉन एन पी इंटू 100 कर देंगे, तो आई यहाँ पर जो हो गया वो 10 हो गया, और 110 इंटू 100 करेंगे तो 9.09% अप्रोक्सीमेटली। अब आफ्टर टैक्स वही करेंगे, के डी 1 माइनस टी, तो के डी जो निकल के आया था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स 9.09 इंटू 1 माइनस 0.35 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 5.91 निकल के आ गया। ऐसे ही 5% डिस्काउंट पर करेंगे तो आई तो वही रहेगा 10%, लेकिन 5% डिस्काउंट पर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, 100 में से 5% डिस्काउंट, 100 का 5% 5 रुपीज़ माइनस कर दिया, 95 आ गया। के डी निकालेंगे आई अपॉन एन पी इंटू 100, तो यहाँ 10 अपॉन 95 इंटू 100 कर देंगे तो ये 10.52% आ रहा। के डी आफ्टर टैक्स जब करेंगे तो के डी 1 माइनस टी यानी कि 10.52 इंटू 1 माइनस 0.35 यानी 10.52 और 1 माइनस 0.35 से माइनस करेंगे तो 0.65 बचेगा, इसका मल्टीपल कर दिया तो 6.84% अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान दें कि अगर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ में ही आपने डिवेंचर्स को इशू किया था और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, तो आपके देखें 10% क्योंकि 100 ही मिला था यूज़ करने को, 10% यानी कि 10 रुपीज़ जा रहा है उस पर इंटरेस्ट। लेकिन जब आपको अमाउंट ज़्यादा रिसीव हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो गई, क्योंकि आपको 110 रुपये मिले हैं 110, और जबकि आपको निकालना है 100 पर, तो हमारी रेट कम हो गई। और जब अमाउंट कम मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ 95 मिला है तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10.52। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इसमें देखें, कह रहा दीपक लिमिटेड इशूड रुपीज़ 1,12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। यहाँ पर एक डिवेंचर्स 100 का है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इशू एक्सपेंसेस पर डिवेंचर्स इंक्लूडिंग ₹1 फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जब इसने 100 रुपीज़ का डिवेंचर्स इशू किया तो एक तो डिवेंचर्स 5% प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो 5% प्रीमियम का मतलब है 100 फेस वैल्यू और 5 प्रीमियम, तो उसे 105 रुपीज़ मिलेंगे। वट उसमें से कुछ एक्सपेंसेस भी हुआ है, एक तो अंडरराइटिंग कमीशन, उसे एक शेयर पर 1 रुपीज़ देना पड़ा। अब ये अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? एक्चुअली जो कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको ये डाउट है कि हमारे डिवेंचर्स या शेयर कंप्लीट डिवेंचर्स कंप्लीट शेयर मार्केट में नहीं बिक पाएंगे, तो
वो अंडरराइटर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि वो सारे डिबेंचर्स और शेयर उनके इशू करवाएं। इसके लिए अंडरराइटर्स कुछ कमीशन लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और इस कंडीशन में अगर डिबेंचर्स या शेयर कंप्लीट सारे डिबेंचर्स और शेयर अगर नहीं बिकते हैं तो बचे हुए डिबेंचर्स और शेयर अंडरराइटर्स को लेना पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में कंपनी श्योर हो जाती है कि जितने डिबेंचर्स उसे या शेयर उसे इशू करने हैं वो सारे ही उस पर उसके इशू हो जाएंगे। अब अंडरराइटिंग कमीशन अगर तय ना हो तो इस कंडीशन में डिबेंचर्स पर 2.5% कमीशन दिया जाता है और शेयर्स पर 5% कमीशन दिया जाता है। अब यहाँ पर ₹1 पर शेयर अंडरराइटिंग कमीशन है और 50 पैसे ब्रोकरेज है पर शेयर, एंड अदर एक्सपेंसेस जो हैं आपका 1.5 है, और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 50% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने फेस वैल्यू लिख ली ₹100 और इस पर प्रीमियम 5% था तो 100 का 5% ₹5, टोटल आपका 105 हो गया। जिसमें से जो एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस का मतलब जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे तो उसे मिल तो 105 रहे थे, लेकिन उसमें से उसका खर्च भी हो गया ₹1 अंडरराइटिंग कमीशन चला गया, 0.5 चला गया ब्रोकरेज, और अदर एक्सपेंसेस चले गए 1.5, टोटल ₹3 उसके एक्सपेंसेस हो गए। तो उसको फाइनली जो रिसीव्ड हुआ है वो ₹102 रिसीव हुआ, ये आपका एनपी है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं 12%, 100 का अगर 12% आप कैलकुलेट करें तो 12 भी रहेगा, तो यहाँ पर I = 12 भी रहेगा। केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स I/NP × 100 करेंगे तो I आपका 12 हो गया, और NP 102 × 100 करेंगे तो 11.76 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ गई। ऐसे ही आफ्टर टैक्स करेंगे तो आफ्टर टैक्स में वही फार्मूला होता है KD 1 - T, तो KD आपका 11.76 आया था, और टैक्स की रेट जो है वो 50% है। तो हम यहाँ पर ₹1 का 50% करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.5 बच जाएगा, 11.76 से मल्टीपल करेंगे तो 5.88 अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम फर्स्ट टाइम ये KD सॉल्व करते हैं तो ये बिफोर टैक्स होता है या आफ्टर टैक्स होता है। अगर ये आफ्टर टैक्स ही आए तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है आफ्टर टैक्स वाला, लेकिन बिफोर टैक्स आए तो आफ्टर करने के लिए उसमें टैक्स को माइनस करना होगा। तो इसके लिए एक हमारा ये सीक्वेंस हुआ करता है। एक कंपनी जितनी भी कंप्लीट इनकम अर्न करती है उसे कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर हमारी जो अर्निंग बचती है उसे हम कहते हैं PBT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम टैक्स को माइनस करते हैं, फिर जो अर्निंग बचती है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचती है। इसके बाद हम प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड देते हैं, और प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड के पेमेंट के बाद जो अर्निंग बचती है उसे हम कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। अब यहाँ से आप देख लें, इससे पहले का जो इंटरेस्ट जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो है आपका बिफोर, और इसके बाद जो है वो है आफ्टर। तो इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स से पहले का है, तो जब हम फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो ये बिफोर टैक्स आएगा। अब बिफोर टैक्स को आफ्टर करने के लिए टैक्स को माइनस करना होगा, तो टैक्स को माइनस करने का ये तरीका होता है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन। अब ये थे हमारे अभी तक हमने जो पढ़ाए थे वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स थे। अब दूसरे टाइप्स के जो डिबेंचर्स आते हैं वो आते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स की कंडीशन में जो आपका फार्मूला होता है वो, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं पहले हम इसकी बात कर लें। रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट सर्टेन टाइम के बाद कंपनी को करना पड़े, जैसे आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर के बाद जो डिबेंचर्स हैं उनका कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है कि इसको 10 ईयर्स के बाद रिडीमेबल है या 5 ईयर्स पे रिडीमेबल है। जब रिडीमेबल तो हम पहचान लेंगे कि ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स = I + NB - I + MB - NP/N, और MB + NP × 100। यहाँ पर I तो वही है एनुअल इंटरेस्ट, MB का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर के बाद कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को कितना पेमेंट करेगी, इस डिबेंचर्स का कितना पेमेंट वापस देगी। इसके बाद नेट प्रोसीड्स वही है कि कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू किए थे उस समय कितना पेमेंट डिबेंचर्स होल्डर्स से मिला था कंपनी को। एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब कितने टाइम के बाद डिबेंचर्स को रिडीम्ड करना है।
डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है कंपनी को। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इशूड 10,000 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स वाले हैं ये, 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at 4% discount under the term of debentures trust. These debentures are to be redeemed आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि इन डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन होना है वो आफ्टर 10 ईयर्स होना है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, और इसमें आपका पहला वाला फार्मूला I/NP × 100 नहीं लगाएंगे आप, बल्कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे I + MB - NP/N और MB + NP × 100। अब यहाँ पर देखें, अब आपको कह रहा है एट 5% प्रीमियम द कॉस्ट ऑफ इशू इज़ 2% और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स व्हेन टैक्स रेट 50%। टैक्स रेट कितना है? 50%। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे KD = I + MB - NP/N और अपॉन सारे का ये अपॉन है पूरे का MB + NP/2 × 100। अब I तो यहाँ पर सिंपल हो गया, रेट ऑफ डिबेंचर्स की जो इंटरेस्ट है वो 8% है, तो 100 का 8% कर लेंगे, 8 ही रहेगा। ठीक है, 8 रहेगा। अगर यहाँ पर एक डिबेंचर्स की वैल्यू 200 होती तो 200 का 8% यहाँ पर 16 रुपीज़ लिख देते। इसे हटा दीजिएगा परसेंटेज, क्योंकि 8 है ये। 200 होता तो 100 का 8% 16 रुपीज़ आ जाता। 500 होता, 500 का 8% 40 रुपीज़ आ जाता। अब यहाँ पर देखिए MB का मतलब है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा था कि रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर ऑफ 5% प्रीमियम, यानी कि 5 ईयर के बाद इस डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन होना है वो 5% प्रीमियम पर होना, यानी कि 100 रुपीज़ कंपनी ने लिया है इशू पर, और रिडेम्पशन पर जो पेमेंट देगी वो 105 रुपीज़ देगी। तो यानी कि MB जो हो गया वो रिडेम्पशन की वैल्यू है, तो 100 + 5 105 हो गया ये। इसके बाद आता है NP का मतलब है इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ थी। अब आपने देखा था फेस वैल्यू पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस कर देते हैं NP निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? 4% तो डिस्काउंट है, 100 का 4% आ गया 4 रुपीज़ डिस्काउंट, और इसके अलावा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इशू, यानी कि इशू के एक्सपेंसेस 2%, 100 का 2% 2 रुपीज़ हो गया, तो ये 6 रुपीज़ माइनस करेंगे तो NP जो हो गया वो 94 हो गया। और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर के बाद इसका रिडेम्पशन होना? 10 ईयर्स के बाद, यहाँ पर N = 10 ईयर्स। अब आपको फार्मूला अप्लाई करना है, KD = 8 इंटरेस्ट हो गया प्लस 105 आपका MB हो गया, ये दिया हुआ है, और 94 आपका NP हो गया, और अपॉन N नंबर ऑफ ईयर्स 10 हो गए, और नीचे भी यही रखना है 105 + 94/2। बस यहाँ पर ये ध्यान रहे, ऊपर यहाँ पर माइनस का साइन होता है और नीचे ये प्लस का साइन होता है। × 100 कर लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 11 बचेगा अपॉन 10, और यहाँ पर दोनों प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे × 100। यहाँ पर देखिए 8 और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 बचेगा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 99.5 × 100। अब यहाँ पर 8 में ये ऐड कर देंगे तो 9.1 अपॉन 99.5 × 100, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9.15% आ जाएगा। ये बिफोर टैक्स आया, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस में हमारा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स से पहले है, इसलिए जो हमारी कैलकुलेशन आई है वो बिफोर टैक्स आई है। इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए KD 1 - T करेंगे, तो 9.15 बिफोर टैक्स आया था निकल कर। इसे आफ्टर करने के लिए टैक्स की रेट है 50%, और 50% का मतलब है जब यहाँ 1 में से माइनस करेंगे तो 1 का 50% यहाँ पर 0.50 आ जाएगा। अब 9.15 × 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इससे मल्टीपल करेंगे तो 4.575 अप्रोक्सीमेटली। ये आज आपके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आई थिंक कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, फिर सबका कंबाइंड एक वीडियो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रह के आप पढ़ाई करिएगा, और
जैसा कि ये कोरोना वायरस की मुसीबत पूरे हमारे मुल्क पे आई हुई है। आप लोग भारत सरकार को सपोर्ट करें, अपने घर पे रहकर पढ़ाई करें, घर पर ही आप रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा। और आने वाला जो मंथ है आपका, अगला जो हमारे मुस्लिम में रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है और विद्यार्थियों से कि घर पर रह के ही तरावी की नमाज़ और सारी इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क को इस कोरोना वायरस से मुक्त कर दे, इस कोरोना वायरस को हमारे मुल्क से ख़त्म कर दे और पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। रोज़ इबादत करें अल्लाह से, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करेगा और इस कोरोना वायरस को हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से बहुत जल्द ही ख़त्म कर देगा। थैंक यू।